Dear students, today we will study about नेपोलियनिक कोड। आज नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। यह नेपोलियनिक कोड था क्या? There was no doubt that Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle by introducing the Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code। जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले जो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी उसको समाप्त कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने आशातीत परिवर्तन किया और पीपल के वेलफेयर के लिए अनेक काम किए। उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल को, जिसके अंतर्गत कि सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट प्रदान किया गया था, उस सब को एक जगह संग्रहित किया और उसी को सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। दिस कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right of property। इस कोड के द्वारा जो फ्रांस में मुख्य रूप से परिवर्तन लाया गया, सबसे पहला था प्रिविलेज के आधार पर, ये बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेज दिए जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मोनार्कियल रूल फ्रांस में थे तो समाज 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, नोबेलिटी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट था कॉमनर्स का, कॉमन पीपल का। तो ये जो नोबल्स होते थे, क्लर्जी होते थे, उसको बर्थ से ही अनेक विशेष अधिकार होते थे। जैसे वे किसी प्रकार के टैक्स पे नहीं करते थे, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें ही प्राप्त होता था और वे समाज में जो वहाँ के वेल्थ थे, वहाँ की भूमि लगभग 60% भूमि पर उनका ही अधिकार था, नोबल और क्लर्जी का, जबकि उनकी पॉपुलेशन मात्र 20% थी और फिर भी वे किसी प्रकार की टैक्स पे नहीं करते थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। इसी से जो 80% पीपल, कॉमन पीपल थे, वे ईर्ष्या करते थे और परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसको कि नेपोलियन ने किया अपने नेपोलियनिक कोड के द्वारा। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी, इसके पहले फ्रांस के समाज में इक्वलिटी नहीं थी। अपर क्लास के जितने भी थे वे होल लाइफ पूरी जो है वे एंजॉय के साथ, ऐशो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी जीते थे और जो कॉमनर्स थे, कॉमन पीपल थे, ये भी 2 वर्ग में बटे हुए थे, एक मिडिल क्लास थे और एक पुअर थे। तो पुअर पीपल को 2 टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, लेकिन फ्रांस के लिए सारा टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी इन्हीं कॉमनर्स के ऊपर ही लादा गया था। एंड सेक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया गया। आपने देखा नेपोलियनिक कोड के 3 मुख्य जो परिवर्तन किए गए कि बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेज दिए गए थे, विशेष अधिकार दिए गए थे, उसे समाप्त किया गया। समाज में, देश में इक्वालिटी प्रदान की गई कानून की दृष्टि में और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया गया। दिस कोड वाज exported to the regions under French control। Initially, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that
the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. यही कारण है कि जब नेपोलियनिक सेना यूरोप के अन्य कंट्रीज में गए तो वहाँ पर नेपोलियनिक सेना का वेलकम किया गया और फ्रांस का अनेक देशों पर अधिकार हो गया। वहाँ की जो कॉमन पीपल थी उसने जो फ्रांसीसी सेना थी उसको सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये राजनीति स्तर पर जो कॉमन पीपल हैं उसे पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम प्रदान नहीं करते हैं, इससे नेपोलियन की जो थ्योरी थी इसका विरोध होने लगा, क्योंकि जो यूरोप के अन्य कंट्रीज थे वे फील करने लगे कि नेपोलियन और उनकी सेना सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार के लिए यह अपना जो है अच्छे ये अपने कोड को बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कॉमन पीपल को किसी प्रकार के राइट्स नहीं दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conspirations into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. अब क्या हुआ कि जब फ्रांस का या फ्रांसीसी सेना का अधिकार दूसरे देशों में, यूरोप के अन्य देशों पर हो गया, तो वहाँ पर टैक्स में बढ़ावा किया गया, यानी टैक्स को इंक्रीज किया गया। सेंसरशिप लॉ क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी मीडियाज़ हैं उसको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है, वह गवर्नमेंट के जो निर्देश के अनुसार ही काम करती है। इट मीन्स किसी प्रकार की मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार नहीं होता, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यही सेंसरशिप है। फोर्स्ड कॉन्स्पिरेशन, इट मीन्स जो गवर्नमेंट है फोर्सली किसी भी लेबर से फ्री में वर्क करा सकते हैं। इस तरह की फीलिंग जब अन्य कंट्रीज में फैली तो जो नेपोलियनिक सेना थी, आर्मी थी, उसका धीरे धीरे यूरोप में विरोध होने लगा। अब हम देखेंगे फ्रेडरिक सोरी, अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे फ्रेडरिक सोरी, क्यों इसमें दिया गया है? वह फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक जो एक कंट्री के रूप में एक्सप्लेन किया अपनी कल्पना के द्वारा, इसको पूरे अपने फिगर के द्वारा, पिक्चर के द्वारा यूरोप और अमेरिका के प्रत्येक लोगों को एक लाइन में खड़ा हुए एक ट्रेन में सफ़र करते हुए दिखाया। यह शो कर रहा था कि यह इक्वलिटी को दिखा रहा है। इट मीन्स वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेटिक की फीलिंग को इसने अपने पिक्चर में सबसे पहले दिखाया था। आप ये सोच लें, जब इन्होंने अपना यह पिक्चर बनाया था उस समय डेमोक्रेसी नाम से भी लोग अनभिज्ञ थे, कहीं पर भी डेमोक्रेटिक पॉलिसी लागू नहीं थी। उस समय ही उन्होंने न सिर्फ किसी एक कंट्री के बारे में बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक संस्था के रूप में दिखाने का प्रयास किया था। इन 1848 फ्रेडरिक सोरी, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them, the first print of the series. बता दिया आपको कि पूरे वर्ल्ड को अपने इस 4 सीरीज के पिक्चर के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया कि पूरा वर्ल्ड ही एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक जो है वर्ल्ड है।
इसे दिखाने का प्रयास किया। shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by. इसमें इस प्रिंट में दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के मैन और विमेन जो सभी एज के थे, सभी सोशल क्लास के थे, वे एक लंबे लाइन में मार्च कर रहे थे और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी उसे सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सम्मान, इट मीन्स उन्हें सम्मान प्रदान कर रहे थे। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure. In the given figure, you can recognize the torch of enlightenment severes in one hand and the charter of rights of men in the other hand. यहाँ हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जितने भी ये वहाँ के जो फेमस थिंकर्स होते थे वे लिबर्टी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और लिबर्टी को शो करने के लिए फीमेल फिगर का सहारा लिया। इन द गिवन फिगर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ पर जो लिबर्टी का फिगर बनाया हुआ है उसमें एक हाथ में फीमेल फिगर है, उसके एक हाथ में देखेंगे टॉर्च जो कि ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है और वह अपने एक हाथ में टॉर्च को जो है कैरी कर रही है। एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य पुरुषों के जो राइट्स थे उसका चार्टर जो है वह दूसरे हैंड में है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains of the symbols of absolutist institution। जो एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, इसे आप कहते हैं निरंकुश शासन, निरंकुश अधिकार वाले जो शासन थे, और इन वन वर्ड यू कैन से इट मोनार्कियल रूल। इसको ये दिखाने का प्रयास किया गया, उसके शक्तियों को शटर्ड होते हुए, बिखरते हुए दिखाया गया है। इन स्टोरीज यूटोपियन, यूटोपियन क्या होता है? काल्पनिक विजन, काल्पनिक, वास्तव में यह कहीं पर था नहीं जो शोरी ने यह दिखाया है, बल्कि उनकी कल्पना की यह जो है पिक्चर थी। स्टोरीज यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो वर्ल्ड के पीपल हैं एक नेशन के आधार पर आपस में ग्रुप्ड है, आपस में बटे हुए हैं। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कस्ट्यूम, और वे अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अपने फ्लैग के द्वारा और नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा। एट द टाइम व्हेन शोरी created this image, the German people did not yet exist as a united nation। जब शोरी ने 1848 में यह पिक्चर बनाया था उस समय जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं था, वे 7 जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड थे। लेकिन शोरी ने जो जर्मनी था उसको एक नेशन स्टेट के रूप में अपने पिक्चर में, अपने जो है इमेज में दिखाया है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखा कि वे अपने विजन के द्वारा, वे अपने थिंकिंग के द्वारा 1848 में ही जर्मनी को एक यूनाइटेड स्टेट के रूप में
एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दिखाया एंड जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर जो रूल को दिखाया गया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संविधान के द्वारा डेमोक्रेसी को संचालित होते हुए दिखाया गया। जबकि बता दूं उस समय जर्मनी की बात तो छोड़ दें, पूरे वर्ल्ड में ही कहीं पर भी डेमोक्रेसी स्थापित नहीं थी। इसलिए इनके विजन को ग्रेट माना जाता है। आज भी उनके इस जो इमेज थे उनको ग्रेट माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक थ्योरी का उन्होंने इमेज विश्व के सामने रखा वे फ्रेडरिक शोरी ही थे। थैंक यू। इफ़ यू विल फील एनी ट्रबल you can consult me on phone. Okay, thank you.